आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की है। तो अब ये इसके पहले जो हमने आपको बताया था उसमें वाटर और अमोनिया का पेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम बताया था, और जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में आपको उसकी वर्किंग के बारे में और सीओपी के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। और उसी तरह से ये एक दूसरा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें लिथियम ब्रोमाइड और वाटर यूज़ हो रहा है। इसमें जो लिथियम ब्रोमाइड है वो एक तरीके से एब्जॉर्बेंट की तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर, और ये लिथियम ब्रोमाइड एक तरीके का साल्ट होता है। आप लोगों को हो सकता है पहले भी केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ने को मिला हो इसके बारे में। तो लिथियम ब्रोमाइड जो होता है एक तरीके का साल्ट होता है, और ये जो है वाटर को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, जैसे आपने देखा था कि वाटर जो है अमोनिया को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वहाँ पर वाटर एब्जॉर्बर था पिछले केस में जब देख रहे थे आप अमोनिया वाटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो वाटर क्या था, एब्जॉर्बेंट था और अमोनिया रेफ्रिजरेंट था। इस वाले केस में थोड़ा सा अलग है, इस वाले केस में उल्टा समझिए आप। इसमें जो लिथियम ब्रोमाइड है वो एब्जॉर्बेंट है, वो साल्ट है, और जो वाटर है वो एक तरीके से रेफ्रिजरेंट का काम करेगा यहाँ। तो वाटर रेफ्रिजरेंट हो गया, लिथियम ब्रोमाइड जो हो गया वो एब्जॉर्बेंट हो गया। तो लिथियम ब्रोमाइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इस सिस्टम को यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। तो होता क्या है कि जो वाटर होता है, वाटर इसमें अब आप देख ही रहे हैं कि वाटर क्या हो गया, एक तरीके का रेफ्रिजरेंट हो गया। और अब वाटर का जो वाटर एक तरीके का रेफ्रिजरेंट है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, आप सभी लोगों को पता है इसके बारे में कि अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाए तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अच्छा, लिथियम ब्रोमाइड जो होता है उसके साथ एक और प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव साल्ट होता है। तो इसमें कुछ अलग अलग तरीके के इनहिबिटर्स मिलाए जाते हैं, जैसे लिथियम क्रोमेट हो गया, ये सब इसको भी साथ में मिला दिया जाता है, जबकि ये एब्जॉर्बर का काम नहीं करते। ये इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये जो होता है मेटल पार्ट को जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं कि वहाँ पर कोरोजन ना होने पाए। तो अब आपको समझ में ये बात इतनी तो आई गई कि जो एब्जॉर्बर है या एब्जॉर्बेंट जो है वो लिथियम ब्रोमाइड है, और वाटर जो है वो रेफ्रिजरेंट है इस केस में। हम अब ये फिगर जो आप बनी हुई है सामने आप देख रहे हैं फिगर, अब इस फिगर के माध्यम से हम पूरा डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे इसमें किस तरीके से ये वर्किंग होती है और किस तरीके से काम करता है। तो देखो यहाँ पर जो है, सबसे पहले देखो यहाँ पर एब्जॉर्बर और इवेपोरेटर, ये आप देख रहे हैं दोनों एक ही जगह, एक ही सिलेंड्रिकल शेल। ये सिलेंड्रिकल आपको देखने में लग रही है गोल या स्फेरिकल टाइप की लग रही है, लेकिन है ये सिलेंड्रिकल शेल। तो ये जो होता है वो एक ही सिलेंड्रिकल शेल के अंदर ये ऑपरेट किए जा रहे हैं दोनों। तो एब्जॉर्बर भी है उसी में, इवेपोरेटर है, और इन दोनों का जो प्रेशर है वो करीब करीब सेम प्रेशर है, दोनों का सेम प्रेशर है, और सेम प्रेशर पर दोनों को जो है दोनों को ऑपरेट किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए जब ये कंडेंसर और जनरेटर ये एक शेल में है, आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये तो यहाँ पर 2 शेल। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये कंडेंसर है ये, और ये जनरेटर है ना। तो ये जो है ये उसी के पास ये दूसरे प्रेशर पर जो है ये ऑपरेट किए जा रहे हैं, इसी के साथ ये इसी तरीके से ये दूसरा है यहाँ पर। तो जनरेटर क्या है, ये स्टीम इसके अंदर जो है देखिए यहाँ पर ये आ रही है, जनरेटर हो गया यहाँ पर, इसको जनरेटर कहा जा रहा है, और इसी में जो है ये कंडेंसर भी है। तो अब जो है इवेपोरेटर के बारे में अगर आए, तो इवेपोरेटर में क्या है कि यहाँ पर रेफ्रिजरेंट आप जानते हैं वाटर होगा, तो वाटर ही इसके अंदर होगा। और ये अब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन, तो लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन जो है इसको एब्जॉर्ब करेगा एब्जॉर्बर में। यहाँ पर जो ये एब्जॉर्बर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस वाटर को, जो वाटर इवेपोरेट होगा उस वाटर को जो है ये लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन इसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है,
तो अब जब लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन जब यहाँ पर इवेपोरेटर में जब ये क्या अब देख रहे हैं आप कि जो चिल्ड वाटर है ये जा रहा है ठंडा है, क्योंकि ये जो है अब आप देख रहे हैं कि ये वहाँ यहाँ से वाटर जा रहा है और ये चिल्ड होकर के बाहर निकल रहा है, तो ये वाटर कूलिंग के लिए यूज़ हो रहा है ना। तो वाटर कूलिंग में इस तरीके से यूज़ हो रहा है, इसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो ये यहाँ से वाटर जो इवेपोरेट होगा वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा इस एब्जॉर्बर के द्वारा। एब्जॉर्बर को ठंडा किया जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर क्या है कूलिंग टावर से ठंडा पानी लिया जा रहा है, पंप के थ्रू इसको यहाँ पंप किया जा रहा है, देख रहे हैं कॉइल के थ्रू यहाँ पर इस स्पेस को जो है ठंडा किया गया एब्जॉर्बर को। और ये जो है वाटर देखिए ये यही वाटर जो है कूलिंग करने वाला वो यहाँ पर भी पहुँचा कंडेंसर में, यहाँ पर भी इसको ठंडा करना है। आप जान रहे हो कि कंडेंस होना है इसे, यहाँ पर जो हमारा जो वाटर है वो वाटर को कंडेंस करेगा यहाँ पर। तो वाटर को कंडेंस करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आप ये ठंडा पानी यूज़ हो रहा है और बाकी जो है बाईपास से इधर से भी निकल जा रहा है, तो कूलिंग वाटर ये आउट हो जा रहा है यहाँ पर। ये तो कूलिंग वाटर का एक कहानी एक अलग सेपरेट है, ये आप देख रहे हैं ये चीज़ अलग हो गई है ना। तो इसमें बस केवल ये है एक कंडेंसर में गया हुआ है, एक एब्जॉर्बर में गया हुआ है और बाकी बाईपास से बाहर निकल गया। जब ज़रूरत होती है उसके हिसाब से कम ज़्यादा इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर क्या है देख रहे हैं आप जनरेटर है ये, है ना, ये जो है इस जनरेटर में है। और बाकी जो है जब हम चाहते हैं तो इसमें पानी अब हम पानी अगर और डालना चाहते हैं तो पानी अगर हमको और चाहिए तो हम यहाँ से ही इकट्ठा भी कर लेंगे पानी, वो तो खैर बात की बात हो तो हम बाद में बता देंगे जब कभी इसकी ज़रूरत होगी तो फ़िलहाल के लिए इतना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब एब्जॉर्बर से है ना ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पर क्या हुआ, अब ये एब्जॉर्ब हो गया वाटर जो है किस में एब्जॉर्ब हो गया लिथियम ब्रोमाइड में। तो वाटर जब लिथियम ब्रोमाइड में एब्जॉर्ब हो गया तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यहाँ से चला। अब इसको इस सॉल्यूशन को आगे सेपरेट होना है, उसके लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए। तो इसको जो है टेम्परेचर जो है यहाँ से मिल जाएगा। देखो ये हीट एक्सचेंजर है, ये मॉडिफाइड पार्ट में ही बनाया गया है मॉडिफाइड तरीके से। तो हीट एक्सचेंजर तो यहाँ से इसको जो है ये हीट मिल जाएगी। ये ठंडा होना चाहिए, ये कोल्ड वाटर है ये, तो ये ठंडा होगा यहाँ पर। आप देख रहे हैं ये ठंडा होकर के यहाँ पर आएगा, इस तरीके से आप देख रहे हैं ऐसा होगा। तो ये वापस फिर से देखो यहाँ पर ये ठंडा होने के लिए यहाँ पर देखिए ये शावरिंग करके यहाँ पर देखिए फिर से इसको गिरा दिया जाता है। ये जो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कूल्ड वाटर का मतलब ये सॉरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है यहाँ पर, कूल्ड वाटर इसको कहेंगे, है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ये हीट एक्सचेंजर से जो है ये जब गया यहाँ पर तो इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो बढ़ ही गया। जो इसकी हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं उसको कुछ तो कम करेगा ही। तो यहाँ पर इनपुट कुछ रिड्यूस हुआ थोड़ा सा, जो यहाँ पर हीट हो गया और बाकी हीट हम सप्लाई किए यहाँ स्टीम और किसी भी सोर्स से जिसके अंदर पाइप में जो है हमने उसको सर्कुलेट कराया। और ये उसके साथ क्या हुआ कि ये जो है ये गर्म हुआ। गर्म होने के बाद जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन गर्म होगा तो वाटर इवेपोरेट हुआ। वाटर इवेपोरेट होने के बाद ये वाटर जो है यहाँ पर आकर के कंडेंस हो गया, जिस कूलिंग कॉयल के संपर्क में आया और ये जो है ये ठंडा पानी जिसमें जा रहा था उसके साथ ये कंडेंस हो गया। बाकी जो बचा वीक सॉल्यूशन देखिए यहाँ से वापस फिर से आ रहा है, ये चीज़ तो अलग हुई। अच्छा अब तो ये बात अब इतनी आई, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर ये जो वाटर था जो कंडेंस हुआ है ये प्योर वाटर करीब करीब माना जाएगा इसे। तो ये वाटर जो है अब हम अलाउ करेंगे इसको एक्सपेंशन के लिए। तो यहाँ पर जो है ये देखिए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, लो प्रेशर एक्सपेंशन यहाँ पर हो रहा है। और अब क्या होगा कि जो वाटर है वो यहाँ से देखिए ये जब जैसे इसका एक्सपेंशन होगा उस केस में ये चिल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और जहाँ पर इधर आ जाएगा, है ना, इसके अंदर इवेपोरेटर में। और इवेपोरेटर में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है ये चिल्ड वाटर जा रहा है और इससे अपनी हीट को हॉट वाटर जा रहा है और हीट को रिड्यूस करके और चिल्ड होकर के निकल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सिस्टम ठीक ठाक है, सिस्टम है, लेकिन ये है कि जो इसमें जहाँ पर जो है ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ा सा एबव 4 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री पर तो करीब करीब यही हो रहा होगा, 0-1 के आसपास। अगर मान लो इसको ठंडा कर रहा होगा तो करीब 2-3-4 के आसपास हो रहा होगा। तो जहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। 0 से नीचे तो ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि 0 पर तो वाटर जो होगा क्या होगा वो फ्रीज कर जाएगा यहाँ तक आते आते। तो कुल मिला करके यही है कि थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि हम 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरीके से 5 डिग्री इसके आसपास अगर हमको टेम्परेचर कहीं चाहिए होता है तो हम इस तरीके का सिस्टम यूज़ करते हैं और ईज़िली हम वहाँ से इसको हम अचीव कर लेते हैं ये टेम्परेचर।
तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन और भी एयर कंडीशनिंग में भी होते हैं। एयर कंडीशनिंग में इसके एप्लीकेशन है। चिल्ड वाटर, जहाँ पर पानी पीना, देखिए जहाँ पर सेकेंडरी कूलिंग हो रही है इस तरीके से, तो चिल्ड वाटर जहाँ पर आपको चाहिए ठंडा पानी पीने के लिए, फ्रीजर जैसे लगाना हो तो बड़े फ्रीजर जो होते हैं वहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं। और फ्रूट जूस जहाँ पर होता है, जहाँ पर फलों के जूस को ठंडा रखा जाता है काफ़ी दिन तक स्टोर करने, काफ़ी देर तक स्टोर करने के लिए, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर आप देख रहे हैं। तो कुल मिला करके ये जो है एक अलग तरीके का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिगर इम्पॉर्टेंट है इसकी, फिगर ज़रूर आप याद रखिएगा। सारी चीज़ें जो हमने बताई फिर से कहिए, एक बार हम बता देते हैं इसको, आप समझ लीजिए। देखिए ये इवेपोरेटर, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन यहीं से करना पड़ेगा। ये एक चैम्बर है, ये सिलेंड्रिकल चैम्बर, एक सेम प्रेशर पर इवेपोरेटर और एब्जॉर्बर दोनों यहाँ पर हैं। उस तरीके से दूसरा सिलेंड्रिकल चैम्बर आप देख रहे हैं जिसमें जनरेटर और कंडेंसर यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। जो कूलिंग वाटर है वो सेपरेट यहाँ से आप देख रहे हैं, कूलिंग वाटर निकल जा रहा है ठंडा करते। यहाँ पर जो अब देखिए यहाँ पर जो इवेपोरेटर है, जब यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर जो होगा वो कुछ इवेपोरेट होगा, और वो जो है ये लिथियम ब्रोमाइड का जो सोल्यूशन है उससे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जो होगा यहाँ से पंप होगा और हीट एक्सचेंजर से हीट थोड़ी सी लेकर के यहाँ से जनरेटर में आएगा। जनरेटर में और ज़्यादा हीट, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होगा। वहाँ से फिर से ये वाटर क्या होगा, ये इवेपोरेट कर जाएगा और इस कंडेंसर कॉइल के संपर्क में आने पर क्या होगा, ये कंडेंस हो जाएगा। तो प्योर वाटर होगा ये। यहाँ से फिर से रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू हम इसको चिल्ड वाटर मिल जाता है हमें 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे हम कूलिंग कर लेते हैं। और ये जो वीक सोल्यूशन है वापस फिर से हम इसको यहाँ पर हम स्प्रे फॉर्म में ले लेते हैं एब्जॉर्बर के अंदर। तो कुल मिला करके हम समझते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो इस टॉपिक को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और आगे हम इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्वागत है आप सभी का वीडियो के इस पार्ट में। इस पार्ट में रेफ्रिजरेंट्स के बारे में हम बताएंगे आपको, जिसमें रेफ्रिजरेंट्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और बेसिकली जो रेफ्रिजरेशन में हम रेफ्रिजरेंट्स लेते हैं वो कितने तरीके होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, कि उनका क्या आधार है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है रेफ्रिजरेंट जो भी रेफ्रिजरेंट्स होते हैं वो करते क्या है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं उस स्पेस से जहाँ पर रेफ्रिजरेशन होना होता है ना। और उसके बाद क्या होता है, हीट को रिजेक्ट करके फिर वापस वो ठंडे होकर के एक मैकेनिकल प्रोसेस से फिर वापस फिर वो उस जगह पर आ जाते हैं जिसको हम इवेपोरेटर बोलते हैं या रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, और फिर वहाँ से वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद जा करके वो कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करते हैं। फिर से उसके बाद टेम्परेचर डाउन होता है उनका, ठंडे होकर के काफ़ी लो टेम्परेचर पर फिर से वो इवेपोरेटर में आ जाते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस चला करता है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर देखिए डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो डेफिनेशन वही है कि ऐसा सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स हीट, जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू एक्सपेंशन और वेपराइजेशन। तो जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो या तो उसमें एक्सपेंशन होगा या वेपराइजेशन होगा, है ना। हीट को एब्जॉर्ब अगर करेगा तो या तो उसमें एक्सपेंशन होगा या वेपराइजेशन होगा। एंड लूजेज इट थ्रू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जहाँ पर कंडेंसर में होता है, कंडेंस होगा वहाँ पर रेफ्रिजरेंट, और वहाँ पर हीट को जो है ये लूज़ कर देता है। ठीक है, ये किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर बोला गया इन एनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जो बात यहाँ पर सामने निकल कर के आई वो ये आई कि एक ऐसा सब्सटेंस जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है आसानी से और आसानी से हीट को रिजेक्ट कर रहा है, वो रेफ्रिजरेंट कहलाएगा। तो अब जो रेफ्रिजरेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन में, ज़्यादातर मोस्टली जो भी रेफ्रिजरेंट्स यूज़ होते हैं वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स का भी काफ़ी अच्छा उनका भी यूज़ है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम आज इसको और एक्सप्लोर करेंगे, डिटेल में बताएंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिक क्लासिफिकेशन, वैसे तो बहुत तरीके से क्लासिफिकेशन होता है,
थर्मल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, फ्लेमेबिलिटी, इनफ्लेमेबिलिटी के आधार पर या नॉन फ्लेमेबिलिटी के आधार पर। लेकिन जो हम मेन क्लासिफिकेशन करते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, क्योंकि हमको रेफ्रिजरेशन पर्पज़ में केवल रेफ्रिजरेंट के बारे में देखना है। तो दो तरीके से कैटेगराइज किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। पहले तरीके का जो रेफ्रिजरेंट आया वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहलाएगा, और दूसरे तरीके का जो रेफ्रिजरेंट होगा वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहलाएगा। अब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में अंतर क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। प्राइमरी क्यों कहा गया और सेकेंडरी को सेकेंडरी क्यों कहा गया, प्राइमरी को प्राइमरी क्यों कहा गया? देखो, प्राइमरी को प्राइमरी इसलिए कहा गया कि जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है वो डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में पार्ट लेता है। कहने का मतलब वो डायरेक्ट वही उस स्पेस में जाता है जहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करना है, और वही हीट को रिजेक्ट करता है, और वापस फिर से वो जो है फिर कंप्रेसर से जाते हुए और फिर उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व से, एक्सपेंशन डिवाइसेस से होते हुए फिर उसके बाद फिर जो है इस तरीके से वो चलता है। मतलब कहने का मतलब इवेपोरेटर से कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर से फिर कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से एक्सपेंशन डिवाइसेस में जाएगा, फिर उसके बाद इवेपोरेटर में आ जाएगा। मतलब उस साइक्लिक प्रोसेस में वो डायरेक्ट पार्ट लेता है। तो वो क्या कहलाता है, वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहलाता है। वो डायरेक्ट वो जो है क्या है, वो डायरेक्ट मतलब कहने का मतलब वो कंप्रेसर में भी जा रहा है और वो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहलाएगा। पहचान उसकी सबसे बड़ी यही है कि मतलब वो क्या है कि वो कंप्रेसर के अंदर भी जा रहा है और एक्सपेंशन डिवाइसेस के थ्रू भी जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हो जाएगा। मतलब यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, डायरेक्ट टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डायरेक्ट पार्ट लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स कहलाते हैं। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये अब जाहिर सी बात है कि जो डायरेक्ट पार्ट नहीं लेंगे वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स कहलाएंगे। तो ये कैसे फिर ठंडे होते हैं, इनमें रेफ्रिजरेशन कैसे होता है इसके थ्रू? तो ये होता ये है कि जो इवेपोरेटर होता है उसमें एक तरीके का ये हीट एक्सचेंजर लगा हुआ होता है। इवेपोरेटर एक तरीके का यहाँ पर हीट एक्सचेंजर बन जाता है, जिसमें क्या होता है, जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है वो सर्कुलेट करके इन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स को ठंडा कर देता है, इससे हीट ले लेता है वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो इसमें दो सेपरेट चीज़ें हो गई। एक पार्ट जो है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में हो गया, वो तो जो है वो मशीन में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या हुआ, इधर की इवेपोरेटर से ठंडा हुआ और जा कर के वो उस स्पेस में गया जहाँ पर कूलिंग होनी है, और वहाँ से जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके फिर से वापस इसी इवेपोरेटर में आ गया, या फिर उसने हीट को रिजेक्ट कर दी। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इस तरीके से होगा। तो क्या हो गया, यही कह रहा है कि फर्स्ट कूल्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स एंड देन एम्प्लॉयड फॉर द कूलिंग पर्पस। तब उसके बाद फिर जो है इनको कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो इसमें क्या क्या हो गया, जैसे आइस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। ब्राइन सॉल्यूशन भी जो है ये सब सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के रेफ्रिजरेंट्स हमने यहाँ पर एक उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब हम इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की पहचान हम कैसे कैसे करेंगे, कौन कौन किस किस तरीके के प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स। अब बेसिकली जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। ज़्यादातर जो देखने में मिलता है वो 5 तरह के होते हैं। इस तरीके के उन्हीं के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो वही क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स क्या क्या है रेफ्रिजरेंट में। पहला आता है हैलो कार्बन कंपाउंड। अब हैलो कार्बन कंपाउंड्स में ऐसे रेफ्रिजरेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है हैलो लगा हुआ है तो हैलोजन यहाँ पर होना ही होना है, कार्बन लगा हुआ तो हैलो कार्बन कंपाउंड, तो कार्बन भी होगा और हैलोजन भी होगा। तो ऐसे कंपाउंड वो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जिसमें जो कार्बन और हैलोजन दोनों से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, वैलेंसी जो फिल होगी वो हाइड्रोजन से फिल हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि द रेफ्रिजरेंट विच कंटेन 1 or more of 3 हैलोजन्स, क्लोरीन या ब्रोमीन, इस तरीके से, तो उनको जो है हम क्या बोलते हैं, हैलो कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। इनका दूसरा नाम फ्रीऑन ग्रुप में भी आ जाते हैं, ये फ्रीऑन भी होता है।
जेनेट्रॉन भी होता है, इनको जेनेट्रॉन भी कहते हैं। ज़्यादातर जो नाम प्रचलित है, जो चलता है, वो फ्रीऑन है। आइसोट्रॉन और पेरिटॉन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये नाम बहुत कम यूज़ होते हैं, आपको कम देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर नाम उनको आप लोगों को फ्रीऑन वाला ही देखने को मिलेगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल बनाए, R11, तो R11 में क्या आ रहा है, CCl3F ये आ रहा है। R12 में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, CCl2F2 आ रहा है। और R40 में जो आ रहा है CH3Cl। तो ये जो नाम है, ये देखो, ये R वाला जो नाम है, ये हम नॉमेनक्लेचर आगे आपको बताएंगे कि जो ये केमिकल नेम है या जो केमिकल फार्मूला है, इससे हम रेफ्रिजरेशन वाला नाम जो है, ये 11, 12 जो लिखा हुआ है, ये कैसे लिखते हैं। सब में तो नहीं ये वो नियम लागू होता, लेकिन कुछ में होता है, उसके लिए हम बताएंगे आगे, ये टॉपिक में हम इसको भी लेंगे। तो ये हो गया हेलो कार्बन कंपाउंड्स का। नेक्स्ट आता है एजियोट्रोपीज़। एजियोट्रोपीज़ में क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, अलग अलग तरीके के सब्सटेंस होते हैं जिनको आसानी से हम डिस्टिलेशन से, ये मिक्सचर होता है अलग अलग सब्सटेंसेस का, मतलब अलग अलग जो है ये केमिकल्स होंगे और उनको जो है मिला दिया जाता है, लेकिन डिस्टिलेशन से दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये होती है, तो उनको हम जो है एजियोट्रोपीज़ बोलते हैं। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए उसका एग्जांपल क्या है, वो है R500। तो R500 में जैसे ये है कि ये इसमें क्या देख रहे हैं आप, 73.8% R12 मिला हुआ है और 26.2% जो है वो R152 मिला हुआ है। तो ये दोनों जब मिल गए यहाँ पर इस तरीके से, इस परसेंटेज में, तो R500 बन गया, एक नए तरीके का एजियोट्रोपीज़। उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए R504 है ये, तो इसमें भी दो तरीके के देखिए अलग अलग कंपोजिशन है, लेकिन ये कंपोजिशन इस तरीके की होती है, इनको डिस्टिलेशन से हम अलग अलग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी खासियत इनकी यही होती है। अगला आता है हाइड्रोकार्बन्स के लिए। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन जैसे लगी रहा आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ज़्यादातर ये कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल में जो है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये यही यूज़ किए जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो यूज़ होते हैं, ये आप देख रहे हैं जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड इन वेरियस कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। ये R50 मीथेन का है और R600A आइसोब्यूटेन का है। ये दो एग्जांपल लिए, ऐसे तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो एग्जांपल आप याद रखिए, क्योंकि मीथेन का जो है जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए रेफ्रिजरेशन के टर्म में, कि R50 होता है और ये जो है R600A जो होता है वो आइसोब्यूटेन का होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की तरह से वर्क करते हैं। अब आप देखिए इसमें कौन कौन से हैं कि नेचुरल जितने भी हमारे पास रेफ्रिजरेंट है वो इसमें यूज़ किए जाते हैं, और ये कॉमनली हर पर्पस में यूज़ होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में भी कभी कभी यूज़ हो जाते हैं। ये R717 अमोनिया का हो गया, तो उनका नाम 7 से स्टार्ट होता है। और अमोनिया का जो देख रहे हैं यहाँ पर, अमोनिया के लिए नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 3, तो 14 + 3 बराबर क्या हो गया, 17। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? तो ये जो है, ये उसका एटॉमिक वेट 14 और +3 इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। वाटर के लिए आपको पता है 18 होता है, ऑक्सीजन का जो है 16 होता है और 2 हाइड्रोजन के हो गए 18, तो 7 से स्टार्ट होगा R718। वाटर के लिए अगर लिखना हो उसका नाम, तो ऐसे आसानी से आप समझ जाएंगे। एयर का जो है आपको पता है कि जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है, 29 होता है, तो R729 हो गया एयर के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है, कार्बन का और ऑक्सीजन का 12 इसका हो गया और 16 दूनी 32 इसका हो गया, 32 और 12 44, ये देखिए आप इसका R करें। SO2 का भी उसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 32 इसका है और 32 इसका हो जाएगा, और 2 O2 का तो कुछ 64 हो गया यहाँ पर 64। देखिए कुल मिलाकर के ये रेफ्रिजरेंट भी यूज़ होते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के तरह से। उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आ जाते हैं। अब अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी एथिलीन या प्रोपिलीन ग्रुप वाले होते हैं वो सब अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो एथिलीन या प्रोपिलीन जहाँ भी लगा होगा वो सब अनसैचुरेटेड और सब वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की तरह से वर्क करेंगे। अब देख लीजिए ये यहाँ पर C3H4Cl
है ना ये, तो ये R1120, R1270 ये प्रोपिलीन, ये आप देख रहे हैं। तो ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के बारे में हमने बताया आपको। तो ये 5 तरह के रेफ्रिजरेंट, 5 तरीके के जो यहाँ पर केमिकल्स यूज़ होते हैं एज ए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी के बारे में हमने पहले बात कर ली, अब सेकेंडरी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए, बहुत सारे सेफ्टी कंसिडरेशंस के कारण इनको यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए कि आप फूड को स्टोर करना चाहते हैं, तो टेम्परेचर वहाँ कम करेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा आपने रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के तौर पर था और वो टॉक्सिक था, तो कहीं लीकेज हो गया तो फूड में अगर वो पड़ गया तो फूड जो होगा वो जहरीला हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि एक ऐसा आपने रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जो हाईली फ्लेमेबल है, कहीं से मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो आग लगने का भी बहुत बड़ा डर है वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि और भी इसका कारण ये होता है कि जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अलग अलग कमरे हैं और उन सब कमरों में वहाँ पर आपको कूलिंग करना है। तो उस केस में किसी कमरे में ज़्यादा कूलिंग होनी है, मान लीजिए किसी में कम कूलिंग होनी है, किसी में ज़्यादा कूलिंग लोड है, किसी में कम कूलिंग लोड है, तो हम वहाँ पर जो है ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट भेज सकते हैं। प्राइमरी के थ्रू ही ठंडा हो जाएगा, और जहाँ पर ज़्यादा कूलिंग लोड है वहाँ पर हम रेट ऑफ फ्लो बढ़ा देंगे, वहाँ पर मास फ्लो रेट बढ़ा देंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये आसानी से उसको सर्कुलेट करा करके वहाँ से हम हीट, वहाँ पर कूलिंग आसानी से कर सकते हैं जितना टेम्परेचर हमको चाहिए। कहने का मतलब अलग अलग चैम्बर में अलग अलग टेम्परेचर भी हम इसके थ्रू मेंटेन कर सकते हैं, और इसकी हैंडलिंग और कंट्रोल भी इजी होता है। आप देख रहे हैं उसमें लिखाया, सारी चीज़ें हमने लिख दी है इसमें। देखिए यहाँ पर several application due to safety considerations, easy to handle and control, or different temperature can be maintained in different parts of a building by controlling the amount of brine flowing to that part। तो brine solution बेसिकली अगर ले रहे हैं उसको सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के तरीके से, तो वहाँ पर उसी को हम फ्लो कराएंगे। वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड भी ब्राइन कहलाता है, कैल्शियम क्लोराइड भी ब्राइन कहलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब कभी कभी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सोडियम क्लोराइड को ही ब्राइन कहते हैं या कैल्शियम क्लोराइड को भी ब्राइन कहते हैं। दोनों देखिए ब्राइन है, तो ये सोडियम वाला है, ये कैल्शियम वाला है ना। एथिलीन ग्लाइकॉल भी यूज़ होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की तरह से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफ़ी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल भी यूज़ होता है, ज़्यादातर लोग इसी को जानते हैं, इसको जानते हैं नहीं, इसलिए इसको पूछते हैं लोग। वाटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। वाटर और ब्राइन जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की तरह से। तो वाटर सबसे ज़्यादा, आपको पता भी है कि सबसे आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सबसे चीप रेफ्रिजरेंट, सबसे सस्ता रेफ्रिजरेंट। और जब, लेकिन हाँ ये है कि इसके साथ एक ये चीज़ होती है लगी हुई ड्रॉबैक, समझिए इसको जो भी कह लीजिए, कि जब हमको जो है फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर अगर कूलिंग करनी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक कूलिंग करनी होती है, इससे नीचे नहीं, तो हम वाटर यूज़ करते हैं। ब्राइन के साथ ऐसा नहीं है, ब्राइन के साथ ऐसा नहीं है। तो ब्राइन सोल्यूशन जब हम लेते हैं, ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, साल्ट को वाटर में डाल देते हैं तो ब्राइन सोल्यूशन मिल जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक तरीके का साल्ट ही तो है। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए ये प्योर वाटर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए x था, है ना। जब इसमें साल्ट घोल दिया आपने, साल्ट डिज़ोल्व कर दिया, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो अब इसका मतलब जो है हम अब कम टेम्परेचर पर भी, मतलब हम जो इसकी कूलिंग होगी, कूलिंग जो होती है इससे कि मतलब और भी ठंडा हो सकता है। ये फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी जा सकता है इसका। देयरफॉर इट टेक्स ऑफ हीट, हाई लेटेंट हीट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड कूल्स इट बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वही चीज़ बताया है यहाँ पर। फिर कहता क्या है, इन जनरल जब मान लीजिए कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ जाती है फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन होता क्या है कि कंसनट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट घटती जा रही है,
सॉरी घट जाती है, बढ़ नहीं तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर फ्रीजिंग पॉइंट घट रही है। देखिए आप यहाँ पर NaCl की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कम होती जा रही है। लेकिन होता ये है कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जाहिर सी बात है कम होती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की बजाय फिर वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो जो मिनिमम पॉइंट होता है जिस पर जो है वो मिनिमम कंसंट्रेशन, वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जिस पर सबसे मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है, वो कंसंट्रेशन, मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, वो कंसंट्रेशन कहेंगे, वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो जिस पर जो है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है वो फ्रीजिंग पॉइंट का वो जो टेम्परेचर होता है, वो फ्रीजिंग टेम्परेचर, वो यूटेक्टिक टेम्परेचर कहलाता है। और वो कंसंट्रेशन जो होती है उस तरीके की वो कंसंट्रेशन, वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो होती है यूटेक्टिक कंसंट्रेशन कहलाती है। तो ये अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, ये बड़ा अजीब सा वर्ड होता है, तो इसके बारे में भी बताते हैं। देखिए ये ब्राइन सॉल्यूशन है, ये ब्राइन सॉल्यूशन में इसमें जब हमने साल्ट वाटर है ये प्योर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट x से जब साल्ट मिला दिया गया तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका x से कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फिर कहता क्या है कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट द फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। वही चीज़ बताया मैंने। द पॉइंट एट विच द फ्रीजिंग पॉइंट इज मिनिमम इज नोन एज यूटेक्टिक टेम्परेचर एट दैट कंसंट्रेशन। उस कंसंट्रेशन पर यूटेक्टिक टेम्परेचर वो कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब इसके बाद हम आपको दिखा दें, कुछ एग्जांपल भी हैं NaCl का, जैसे उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका -15 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कैल्शियम क्लोराइड, इसको भी ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है, इसका -50 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 और 50 माइनस में दोनों। ठीक है, लेकिन क्या है, इससे कोरोजन होता है। नमक डालोगे, नमक तो जाहिर सी बात है, नमक जहाँ भी रहेगा वहाँ कोरोजन तो होना ही होगा। तो जब इनको यूज़ किया जाता है तो उसके लिए करते क्या है कि जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें जो पाइप है, मतलब जिसमें फ्लो करेगा ये, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें लेड ऑक्साइड या कुछ रेजिस्टिंग पेंट्स लगातार समय समय पर पेंट वगैरह करते रहते हैं, उसमें लेड ऑक्साइड मिला देते हैं यार। उसमें जो है मतलब रेड ऑक्साइड से जो है पेंटिंग भी होती है और उसमें मिलाया भी जाता है। ज़्यादातर रेड ऑक्साइड की पेंटिंग होती है, रेजिस्टिंग पेंट्स और भी बहुत सारे होते हैं रेजिस्टिंग पेंट्स। तो लेड ऑक्साइड का अगर हम पेंट कर देंगे तो उससे रेजिस्टेंस नहीं होता है या कम होता है, तो रेट जो होता है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है और किस किस तरह के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी हम इसके बाद अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।